नमस्कार, मेरा नाम समृद्धि मिश्रा है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्लेटफॉर्म लीगल से रोमा द एरोमेटिक वर्ल्ड ऑफ लॉ में। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के बारे में। ये एक्ट हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपका सीबीआई एपीपी का एग्जाम बिल्कुल सर पे है। बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि मैम इस एक्ट को कंप्लीट करा दीजिए ताकि हम अपने प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकें। तो बस उन्हीं रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए आज की इस क्लास में हम लोग इस पूरे एक्ट को बहुत ही ईजी और सरल शब्दों में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ज्यादा प्रमोशन और तारीफ मैं नहीं करूंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्त मित्र परिवारजनों के साथ भी जरूर साझा करें। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं और हम बात करेंगे 1946 के इस एक्ट को। लेकिन समझने से पहले मैं आप लोगों को 6 साल पहले लेकर जाऊंगी। मतलब हम लोग चलेंगे 1940 में। ठीक है, 1940 में क्या हो रहा था? तो देखो, उस समय हमारा देश जो है, हमारा भारत देश ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन था। उस समय वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, आपको ये भी पता होगा अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा। तो वर्ल्ड वॉर 2 के समय में क्या हो रहा था कि क्राइसिस तो होती ही है ना वॉर के समय। तो जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स थे वहां पे गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो काम कर रहे थे वो लोग बहुत धांधलियां कर रहे थे। क्या कर रहे थे? वो करप्शन कर रहे थे, चीटिंग कर रहे थे, फॉर्जरी हो रहा था, ब्राइबरी हो रहा था, जो भी फंड्स थे उनको मिसयूज किया जा रहा था, ब्लैक मार्केटिंग हो रहा था फंड्स का। और साथ ही साथ में और बताऊं, जितने भी फूड ग्रेन्स आते थे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसमें भी धांधलियां होती थी। बहुत अच्छे तरीके से करप्शन, ब्राइबरी बिल्कुल पीक पे था। ये तो एक समस्या थी ही, लेकिन एक और भी समस्या उस समय हमारे देश में थी। और वो समस्या ये थी कि हमारे पास सेंट्रल लेवल पे कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं थी जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन कर सके। उन ऑफिसर्स के अगेंस्ट जो ये ऑफेंसेस कमिट कर रहे थे उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमारे पास कोई भी सेंट्रल लेवल पे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं थी। समझ में आई बात? अब बात पहुंचती है ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। उनको पता चलता है कि जो लोकल पुलिस है वहां की, वो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के अगेंस्ट कोई भी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, उन्हें पता चलता है कि ये जो बीमारी है, मतलब करप्शन, ब्राइबरी, चीटिंग, फॉर्जरी, ये बाकी प्रोविंसेस में भी फैल चुका है। तो बीमारी जब छोटी होती है तो उसका इलाज आसान होता है, लेकिन जब बीमारी बढ़ जाती है तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तीसरा, उनको ये भी पता चला, रियलाइज हुआ कि जो स्टेट पुलिस है ना, ये तो स्टेट वाइज होती हैं, और जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं ये तो ऑल इंडिया लेवल पे हैं। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे उनके अगेंस्ट स्टेट पुलिस या लोकल पुलिस कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रही थी। तो ये एक हाई टाइम था जब हमें एक नीड थी। क्या नीड था? कि हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड सेंट्रल और हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट बॉडी हो, एक एजेंसी हो जो इन्वेस्टिगेट कर सके। किसके अगेंस्ट? सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन कर सके। वो ऑफिसर्स जो चीटिंग, फॉर्जरी, करप्शन, ब्राइबरी, ब्लैक मार्केटिंग में फंस रहे हैं या उसमें अपना हाथ साफ कर रहे हैं। तो इसलिए नीड क्या थी कि एक स्पेशलाइज्ड सेंट्रल इंडिपेंडेंट बॉडी हो जिसका नाम हुआ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, और जिसे आज की डेट में हम बात करते हैं, हम कहते हैं सीबीआई। तो जो एग्जाम आप देने जा रहे हो सीबीआई एपीपी का एग्जाम, उसमें आप इस सब्जेक्ट को इसीलिए पढ़ रहे हो क्योंकि ये जो स्पेशल पुलिस फोर्स का गठन होता है इसे आज की डेट में हम सीबीआई के नाम से जानते हैं। आप सीबीआई के नाम से क्यों जानते हैं इसको भी बताऊंगी, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। तो ये जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, मतलब जो ये स्पेशल पुलिस फोर्स बनी, इसी को रेगुलेट करता है हमारा ये पूरा का पूरा दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। तो इस एक्ट को हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं कि जो स्पेशल पुलिस फोर्स बनती है उसका रेगुलेशन इसी एक्ट के माध्यम से होता है। अब इसका नाम दिल्ली क्यों पड़ा? तो दिल्ली का नाम क्यों इस पे आगे लगाया गया? स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के आगे दिल्ली क्यों लिखा गया? तो देखो, इसके पीछे बहुत सारे रीजन थे। रीजन नंबर 1 अगर हम देखें तो जब 1941 में ये ऑर्डिनेंस पास हो रहा था तो उस समय ज्यूरिसडिक्शन में 2 ही चीजें थी। एक तो था दिल्ली का प्रोविंस और दूसरा था चीफ कमिश्नर प्रोविंस। ठीक है, ये 2 चीजें थी। 1941 में जब ये एक्ट या हम कह सकते जब ये ऑर्डिनेंस पास हुआ तो इसका ज्यूरिसडिक्शन 2 एरिया में था, एक दिल्ली के प्रोविंस में, एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस में। लेटर ऑन सेक्शन 5 में ये ऐड किया गया कि आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट के बाद।
ठीक है, तो ये एक रीजन है। दूसरा अगर हम कहें तो जो स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट मतलब ये स्पेशल पुलिस फोर्स बना था, ये फोर्स को एडमिनिस्टर कौन कर रहा था? तो इस फोर्स को एडमिनिस्टर कर रहा था वॉर डिपार्टमेंट। वॉर डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर दिल्ली में था, इसीलिए इस पूरे के पूरे स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट का जो हेडक्वार्टर था, जो ऑपरेशनल हेडक्वार्टर था, वो कहाँ रखा गया? दिल्ली में रखा गया। तो जुरिस्डिक्शन 2 ही एरिया में सीमित थी, इस वजह से इसका नाम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट पड़ा। अब सवाल ये भी आता है कि क्या इसके पहले भी हमारे पास कोई एक्ट था या कोई भी ऐसी पुलिस फोर्स थी? तो देखने में ये आया कि एक वॉर स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट करके डिपार्टमेंट था, ठीक है। अब इन डिपार्टमेंट का काम क्या होता था? वही करप्शन के अगेंस्ट, करप्शन जो भी हो रहे हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना, उन ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट करना। तो जो भी डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट में या वॉर मटेरियल्स में या मिलिट्री स्टोर्स में जो भी करप्शन के केसेस थे, उन करप्शन के केसेस को इन्वेस्टिगेट करने का जो पावर था वो किसके पास था? वो इन्हीं डिपार्टमेंट्स के पास होता था। फिर क्या हुआ? ब्रिटिश गवर्नमेंट को जब एहसास हुआ कि भाई हमें भी आवश्यकता है क्योंकि बीमारी बढ़ती जा रही है, तो वो लोग स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस पास करते हैं 1943 में। इस ऑर्डिनेंस के तहत टेम्पररी सेंट्रल पुलिस का गठन होता है, ठीक है। अब जो ये टेम्पररी सेंट्रल पुलिस फोर्स का गठन हुआ और ऑर्डिनेंस का समय भी खत्म होने वाला था। ऑर्डिनेंस कितने समय के लिए आता है? कमेंट करके बताइएगा। तो ऑर्डिनेंस लैप्स होने वाला था, इसलिए एक नीड हुई कि भैया अब हमें एक्ट ले आना चाहिए, और इसी नीड को फुलफिल करने के लिए आया दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946, जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। इस एक्ट का पर्पस देखें तो देखो भाई, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स थे ना, वहां पे करप्शन को कंट्रोल करना इसका मेन फंक्शन था, मेन पर्पस था, करप्शन को कंट्रोल करना। ये एक स्पेशलाइज्ड बॉडी दे रहा है हमारा जो ये एक्ट, ये हमें एक स्पेशलाइज्ड बॉडी दे रहा है जो इंडिपेंडेंट है, सेंट्रल है, और ये इसका पावर जो है, मतलब इसका सुपरविजन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होगा। स्टेट पुलिस से इसका कोई भी लेना देना नहीं होगा, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो ये इस एक्ट का पर्पस था। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी। अब एक और छोटी सी चीज जो अभी मैंने आपको बताई कि जो ये पुलिस फोर्स था, इसका नाम हम सीबीआई रखे। आज के समय में इसको सीबीआई के नाम से जानते हैं। तो सीबीआई के नाम से क्यों जानते हैं, जरा पेन का कलर बदल दूं फिर बताती हूँ। तो सीबीआई के नाम से हम लोग इसको इसलिए जानते हैं कि देखो, जब हम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में पढ़ते या सुनते हैं तो ये अपनी लीगल अथॉरिटी कह लूं मैं, या मैं ये कहूं कि ये अपने पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन को डिराइव कहां से कर रहा है? तो ये अपने पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन को डिराइव करता है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 से। जी हाँ, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन किसी सीबीआई एक्ट के तहत नहीं बना है, बल्कि ये अपने पावर्स को, अपनी अथॉरिटी को डिराइव कर रहा है इसी एक्ट से। अब कैसे हुआ देखो, पहले क्या था? स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट था, फिर 1943 में ऑर्डिनेंस लाया गया और हमारे पास बना DSPE बना, ठीक है, जो दिल्ली प्रोविंस में और चीफ कमिश्नर प्रोविंस में जिनका जुरिस्डिक्शन था। ये दो चीजें हो गई। फिर 1946 में एक्ट बना और ये जो स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट था इसको हम लोग परमानेंट कर दिए, जिसका नाम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट रखा गया, बिकॉज द एक्ट वाज टॉकिंग अबाउट द जुरिस्डिक्शन इन 2 स्पेसिफिक एरिया, दैट वाज दिल्ली प्रोविंस एंड चीफ कमिश्नर प्रोविंस, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि 1963 में 1 अप्रैल को एक और काम हुआ। इसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट रेजोल्यूशन के माध्यम से जो ये आपका दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट था, इसको रिकॉग्निशन मिला, लीगल रिकॉग्निशन मिला, और इसका नाम रखा गया सीबीआई, और ये अब सीबीआई के नाम से जाना जाता है। तो ये कब हुआ? ये 1 अप्रैल 1963 को हुआ। गवर्नमेंट रेजोल्यूशन के जरिए इस एस्टैब्लिशमेंट को सीबीआई का नाम देकर रिकॉग्नाइज किया गया, लीगल रिकॉग्निशन मिला। तो इसीलिए सीबीआई एपीपी के एग्जाम में आप इस एक्ट को पढ़ रहे हो। समझ में आ रही बात? अगर आप गूगल भी करोगे ना इस एक्ट का नाम, तो आपको सीबीआई से रिलेटेड ही सब कुछ खुलता हुआ दिखेगा। रीजन बिहाइंड यही है, ये जो स्पेशल पुलिस फोर्सेस का नाम सीबीआई ही है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अब इस एक्ट को और अच्छे से। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी। क्लियर हुई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और 5 लोगों से सब्सक्राइब जरूर कराना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ये इसमें सेक्शन है, बहुत सारे सेक्शन है इसमें, हमें 7 सेक्शंस पढ़ने हैं। सेक्शंस बहुत इजी हैं, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा एक्सप्लेन करने में लाइन बाय लाइन, ठीक है। सबसे पहले सेक्शन नंबर 1 की तरफ पढ़ते हैं। तो देखो, ये एक्ट नंबर 25 है, ये भी ध्यान में रखना। एक्ट नंबर 25 हम इसको कहेंगे। इसका इन्फोर्समेंट डेट 19 नवंबर 1946 है। प्रियम्बल क्या कहता है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रियम्बल कहता है कि देखो भैया, ये एक्ट जो है हमारा
ठीक है, मान लेते हैं ये एक्ट है। तो इस एक्ट में क्या है, इस एक्ट में प्रोविजन है, क्या प्रोविजन दिया गया है कि आप दिल्ली में एक स्पेशल पुलिस फोर्स का गठन करेंगे। आप ये सिर्फ दिल्ली में ही नहीं करोगे, आप यूनियन टेरिटरी में भी करोगे। और इन फोर्सेस का काम क्या होगा, इन्वेस्टिगेट करना सर्टेन ऑफेंसेस। ये सर्टेन ऑफेंसेस कहां पे दिए गए हैं, तो ये सर्टेन ऑफेंसेस दिए गए हैं सेक्शन नंबर 3 में, इसी एक्ट के सेक्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो कहते हैं कि देखो भाई, आप कंस्टिट्यूट करोगे दिल्ली में और यूनियन टेरिटरीज में, लेकिन आप इनका जो एरिया है उसको एक्सटेंड कर सकते हो, एक्सटेंशन टू अदर एरियाज, ठीक है। और उसका इनका जो पावर होगा उसको भी आप वहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो कहते हैं कि यूनियन टेरिटरीज में भी आप इनका गठन करेंगे फॉर सुपरिटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेट फोर्स। इस फोर्स के को कंट्रोल करने के लिए या एडमिनिस्टर करने के लिए भी प्रोविजंस दिए गए हैं। इनकी एरियाज को भी एक्सटेंड कर सकते हो, जो हम सेक्शन नंबर 5 में पढ़ेंगे। और उसके बाद कह रहे हैं कि जो भी इन मेंबर्स का पावर्स एंड ज्यूरिस्डिक्शन है वो किसके रिगार्डिंग होगा, वो उन ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट करने के रिगार्डिंग होगा जिसको हम सेक्शन नंबर 3 में पढ़ते हैं। तो सिंपल सी बात यही कह रहा है प्रियम्बल कि एक स्पेशल पुलिस फोर्स का गठन होने वाला है। उस स्पेशल पुलिस फोर्स का काम है इन्वेस्टिगेशन करना सर्टेन ऑफेंसेस का या सेड ऑफेंसेस का जो सेक्शन 3 में दिए गए हैं। और ये गठन कहाँ होगा, दिल्ली और यूनियन टेरिटरीज में हो रहा है। फर्दर इनके एरियाज को एक्सटेंड कर देंगे, इनके पावर्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप मैं थोड़ा क्लियर कर पा रही हूँ चीजों को, थोड़ी फास्ट हो गई थी मैं, आगे से मैं ध्यान रखूंगी, ठीक है। सेक्शन नंबर 1 पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर 1 कह रहा है कि बहुत प्यारा सेक्शन होता है हर एक्ट का, इसका नाम क्या क्या है आप देख लो। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 होल ऑफ इंडिया में लागू होता है। 1A में सिंपल सी बात की जा रही है कि जो भी वर्ड्स या एक्सप्रेशंस यहाँ पे डिफाइन नहीं किए गए हैं उनका सेम मीनिंग होगा जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट में दिया गया है। अगर कोई वर्ड एक्सप्रेशन यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है लेकिन वो वर्ड एक्सप्रेशन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट में डिफाइन किया गया, जो हम नेक्स्ट एक्ट पढ़ेंगे, तो सेम मीनिंग उन वर्ड्स का होगा, ठीक है। सेक्शन नंबर 2 सबसे मजेदार सेक्शन है, इसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। सेक्शन नंबर 2 में बात हो रहा है कि जो ये एस्टैब्लिशमेंट हो रहा है, मतलब स्पेशल पुलिस फोर्स की जो हम बात कर रहे हैं, इसको कैसे कंस्टिट्यूट किया जाएगा, कौन कंस्टिट्यूट करेगा और पावर कैसे दिया जाएगा। तो देखो हाईलाइट किया हुआ है, शायद दिख रहा होगा आपको। तो कह रहे हैं कि जो भी पुलिस एक्ट 1861 में पढ़ के आए हो ना, अभी यूपी एपीओ का एग्जाम आ रहा है तो उसमें हम ये एक्ट पढ़ते हैं, तो जो वहां पे पढ़ के आए हो उसको बिल्कुल साइड में रख दो। सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्पेशल पुलिस फोर्स को कंस्टिट्यूट करेगी, ठीक है, और उस फोर्स का नाम क्या होगा, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट। और उस फोर्स का काम क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन करना यूनियन टेरिटरीज में। उन ऑफेंसेस का इन्वेस्टिगेशन करोगे आप जो सेक्शन नंबर 3 में स्पेसिफाई किए गए हैं। आई होप सब सेक्शन 1 क्लियर है। सब सेक्शन 1 में बस सिंपल सी बात की जा रही है कि आप क्या करने वाले हो, आपको एक पुलिस फोर्स का गठन करना, और ये गठन कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और इनका काम है इन्वेस्टिगेशन करना यूनियन टेरिटरी में उन ऑफेंसेस का जिसके बारे में सेक्शन 3 में हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पे तो बात हो गई कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ, अब बात कर लेते हैं पावर्स की। तो देखो जो हाईलाइट किया है ना, बस वही पढ़ना आप। तो कहते हैं कि जो भी ऑर्डर के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट एक एस्टैब्लिशमेंट को फॉर्म कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, कंस्टिट्यूट कर रहा है, उसमें जो उस एस्टैब्लिशमेंट जो मेंबर होंगे उनके पास कौन कौन सी पावर होंगी। तो members of the state police establishment shall have all the powers, duty, privileges, liabilities which police officers of that union territory have in connection with the investigation of any offenses committed therein। तो ये यूटी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट एक फोर्स भेज रही है, इस फोर्स का काम क्या है, इन्वेस्टिगेशन करना है। तो जब आप इस यूनियन टेरिटरी में जाओगे तो इस यूनियन टेरिटरी में पहले से जो पुलिस फोर्स थे, मतलब जिन्हें हम लोकल पुलिस फोर्स कह सकते हैं, तो जो लोकल पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनके पास जितनी भी पावर्स, ड्यूटी, प्रिविलेजेस, लाइबिलिटीज होंगी, वो सेम पावर, ड्यूटी, प्रिविलेजेस, लाइबिलिटीज किसके पास होंगी, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के मेंबर्स के पास होंगी। तो उनका पावर, उनका जो लाइबिलिटी है, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू दी दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के मेंबर्स की। तो क्या कह रहे हैं कि
शुरू से पढ़ते हैं। सब्जेक्ट टू एनी ऑर्डर्स विच सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक इन दिस बिहाफ, मेंबर्स ऑफ द स्टेट पुलिस एस्टैब्लिशमेंट शैल हैव थ्रू आउट एनी यूनियन टेरिटरी, जिस भी यूनियन टेरिटरी में वो जा रहे हैं, किस काम के लिए जा रहे हैं, इन रिलेशन टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस या अरेस्ट ऑफ पर्सन। अगर आपको ऑफेंस इन्वेस्टिगेट करना है या किसी भी पर्सन को आपको वहां पे अरेस्ट करना है, तो आपके पास सारी पावर, सारे ड्यूटी, सारे प्रिविलेजेस, सारी लाइबिलिटीज होंगी जो वहां के उस यूनियन टेरिटरी के पुलिस ऑफिसर्स के पास होती है। जैसा वो लोग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो भी पावर वगैरह यूज करते हैं, बिल्कुल सेम पावर वगैरह आपको भी मिलने वाला है। समझ में आई बात? अब चलिए इसका सबसेक्शन 3 देख लेते हैं। सबसेक्शन 3 में भी बहुत अच्छी बात कही जा रही है। कह रहे हैं कि अगर उस एस्टैब्लिशमेंट में जिसको आप भेज रहे हो यूनियन टेरिटरी में, अगर उस एस्टैब्लिशमेंट में कोई ऐसा मेंबर है, ठीक है, जो सब इंस्पेक्टर के रैंक का है या उससे अबव के रैंक का है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, उनके पास वो सारी पावर्स होंगी जो पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज के पास होंगी। ऑफिसर इंचार्ज के पास जितने भी पावर होंगे वो सारे पावर्स इस मेंबर के पास होंगे, अगर इसका जो रैंक है वो सब इंस्पेक्टर रैंक का हो या उससे अबव का हो। समझ में आ गई बात? तो कहते हैं शैल हैव एनी ऑफ द पावर्स ऑफ द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इन द एरिया जहां पे इसको भेजा जा रहा है, फॉर द टाइम बीइंग, जब तक के लिए वो वहां पे है तब तक के लिए। When so exercising such powers, जब वो उस पावर को एक्सरसाइज कर रहा होगा, मतलब जो पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज की पावर है उसको जब ये मेंबर एक्सरसाइज कर रहा होगा DSPE का, तो उसे हम क्या मानेंगे, शैल बी डीम्ड टू बी, तो हम उसको डीम्ड टू बी ऑफिसर इंचार्ज मानेंगे उस पुलिस स्टेशन का। समझ में आई बात? कितना अच्छा है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बनाती है, आपको किसी और यूटी में या स्टेट में भेजती है, तो जब आप उस यूटी में या उस स्टेट में जाते हैं तो वहां के जो भी ऑफिसर्स होंगे, अगर आप उस लेवल के ऑफिसर हैं तो आपके पास उनकी पावर आ जाएगी। जब आप उनके पावर को एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो यू विल बी डीम्ड टू बी, मतलब डीम्ड टू बी एन ऑफिसर इंचार्ज होंगे आप उस पुलिस स्टेशन के। तो ये समझ में आ गया। यहाँ पे हम लोग बात किए यूटी के बारे में। आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 3 में, जो बहुत प्यारा सेक्शन है, जो कह रहा है कि देखो भाई, ऑफेंसेस टू बी इन्वेस्टिगेटेड, जो भी ऑफेंसेस का इन्वेस्टिगेशन स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट करेगा उसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेंगे, एक ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देंगे। वहां पे वो स्पेसिफाई करेंगे 2 कॉलम में, ऑफेंसेस एंड क्लास ऑफ ऑफेंसेस। तो उन्हीं ऑफेंसेस के रिगार्डिंग में क्या होगा, ये जो एस्टैब्लिशमेंट है वो इन्वेस्टिगेट करेगी। सेक्शन नंबर 3 यही कहता है। 4 में बात करते हैं सुपरिटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो आई होप यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी आपको। अगर क्लियर हुई हो तो अच्छी बात है, नहीं हुई हो तो वीडियो को रिमाइंड करके फिर से देख लीजिएगा। तो देखिए, जब हम सेक्शन नंबर 4 पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे हम 2 चीजें पढ़ते हैं। पहली तो बात आती है, सेक्शन 4 लिख लो यहाँ पे, एक तो आ जाता है कंट्रोल, जिसे हम बोल रहे हैं सुपरिटेंडेंस, और दूसरा आ जाता है एडमिनिस्टर, जिसे हम बोल रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 4 का सब सेक्शन 3। अब सेक्शन 3 में क्या लिखा है, कहते हैं कि देखो, जो ये पुलिस एस्टैब्लिशमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है ना, इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो कहते हैं कि इसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, एक ऑफिसर को नियुक्त करेगी। एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, एक ऑफिसर को अपॉइंट करती है। उस ऑफिसर का नाम बहुत प्यारा सा होगा, उसको हम बोलेंगे डायरेक्टर। इसके पास पावर कैसी होगी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जैसी इनके पास पावर होगी। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन करने का, इस एस्टैब्लिशमेंट को एडमिनिस्टर करने का अधिकार किसको दे दिया जा रहा है, एक व्यक्ति को, जिसे हम डायरेक्टर कहेंगे, और उस डायरेक्टर के पास इंस्पेक्टर जनरल जैसी पावर होगी। वो सारे पावर्स, आईजीपी के जितने पावर्स होंगे वो एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कंट्रोल के बारे में कि कौन कंट्रोल करेगा। तो देखो, ऑफेंसेस भी 2 तरीके के बताए जा रहे हैं। एक वो ऑफेंसेस जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में फॉल करते हैं, ठीक है, और जो ऑफेंसेस उसमें फॉल नहीं करते हैं उनको बोल दिया जा रहा है ऑल अदर मैटर्स। तो जो ऑफेंसेस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में फॉल करते हैं और उन ऑफेंसेस के रिगार्डिंग आप इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करने के लिए जा रहे हो, आपका गठन इसीलिए हुआ है, तब उस एस्टैब्लिशमेंट का सुपरविजन, सुपरिटेंडेंस, कंट्रोल कमीशन के हाथ में होगा। अब ये कमीशन कोई छोटी मोटी कमीशन नहीं है, इसके ऊपर पूरा प्रॉपर एक्ट है जिसका नाम है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो कह रहे हैं कि जब कोई ऑफेंस कमिट होता है और वो ऑफेंस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में फॉल करता है, तब दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर कौन बैठेगा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बैठेगा। ये 2003 का एक्ट है जो हम पढ़ेंगे आगे चल के।
समझ में आ रही बात? अगर वो ऑफेंस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में फॉल नहीं करता है, मतलब ऑल अदर मैटर्स जो वहां पे फॉल नहीं कर रहे, उनके अलावा जो भी मैटर्स होंगे वो किसके पास जाएंगे? उनके ऊपर भी इंक्वायरी दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट ही करेगी, लेकिन तब सुपरिटेंडेंस किसका हो जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का हो जाएगा। समझ में आ रही बात? इसको अच्छे से समझिएगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही कि देखो भाई, दो तरीके के ऑफेंसेस हम तुमको बता रहे हैं। पहले तो वो ऑफेंसेस जो कि आपके कहाँ पे फॉल कर रहे हैं? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत फॉल कर रहे हैं, ठीक है। और जब वो ऑफेंसेस हैं और आप उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, तब आप पे निगरानी रखेंगी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। और दूसरे में बता रहे हैं कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में फॉल नहीं करता है, तब सेंट्रल गवर्नमेंट आपके ऊपर निगरानी रखेगी। तो इस तरीके से आप वहां पे नोट कर लीजिएगा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। अब देखो यहाँ पे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को इंट्रोड्यूस करने के पीछे का रीजन भी बड़ा जायज है। देखिए क्या होता है कि जब हम सीबीआई के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सीबीआई पे पूरा का पूरा कंट्रोल किसका है? सीबीआई मतलब वही इस पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर पूरा कंट्रोल किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है। अब इनका काम क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर के द्वारा अगर कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया जा रहा है जो सेक्शन नंबर 3 में दिया गया है, मतलब करप्शन, ब्राइबरी, फॉर्जरी, ऐसा कोई ऑफेंस वो कमिट कर रहे हैं, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट उसके अगेंस्ट, उस ऑफिसर के अगेंस्ट इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो सीबीआई करती क्या है? सीबीआई करप्शन के केसेस देख रही है, ठीक है। अब वो करप्शन के केसेस किसके हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के द्वारा ही कमिट तो किए गए हैं ना, मतलब कंट्रोल भी सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा। और सीबीआई जो है काम भी, मतलब इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के अगेंस्ट ही। तो आपको नहीं लगता है कि ऐसे में सीबीआई का जो डिसीजन है वो कहीं ना कहीं बायस हो जाएगा, वो फेयर नहीं रहेगा, वहां पे धांधलियां हो जाएंगी? इसीलिए कहा गया कि एक ऐसा कमीशन हो जो सुपरवाइज करे, जो कि एक न्यूट्रल कमीशन कहलाए, मतलब वो न्यूट्रल हो, वॉच डॉग की तरह रहे। इसलिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी को पावर दिया जाए, क्योंकि अगर सीबीआई का कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा, जैसे ऑल अदर मैटर्स पढ़ा ना आपने, तो उसका कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में है, ऐसे ही प्रिवेंशन या करप्शन के जो भी मैटर्स हैं उनका भी कंट्रोल अगर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ही अगर उनको सुपरवाइज करने लगेगी, तो इन्वेस्टिगेशन कभी भी फेयर नहीं रहने वाली है। अब जब फेयर नहीं रहने वाली है तो इश्यूज होंगे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को स्टैट्यूटरी स्टेटस दो, ये न्यूट्रल रहेगा, वॉच डॉग की तरह काम करेगा, और करप्शन केसेस में सीबीआई के ऊपर कौन बैठेगा? सुपरविजन कौन करेगा? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन करेगा। अगर करप्शन का केस नहीं है तो वहां पे आप आराम से सेंट्रल गवर्नमेंट को बैठा सकते हो, लेकिन अगर करप्शन का केस है तो वहां पे कौन बैठने वाला है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। आई होप सेक्शन नंबर 4 क्लियर है। 4A में बात होता है कमिटी ऑफ फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर की बात हो रही है। तो जो डायरेक्टर के बारे में अभी आपने 3rd में पढ़ा कि एडमिनिस्टर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक डायरेक्टर को अपॉइंट करेगी, तो उसके बारे में बात हो रही है। तो देखो, डायरेक्टर को भी अपॉइंट करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अपने मन से किसी को अपॉइंट नहीं करता, वो कमिटी के रिकमेंडेशन पे करता है। अब यहाँ पे जो कमिटी की बात हो रही है कि दूसरी कमिटी है, इसमें 3 लोग होते हैं। एक तो प्राइम मिनिस्टर होंगे जिसे हम चेयरपर्सन कहेंगे, दूसरा कौन होगा? हाउस ऑफ पीपल, या हम कह सकते हैं जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वहां का कोई लीडर होगा और उसे हम मेंबर कहेंगे। फिर 3rd में आता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज हो सकता है जिसको कोर्ट खुद ही नॉमिनेट करके भेजेगी और वो भी मेंबर कहलाएंगे। तो एक कमिटी बनेगी 3 मेंबर्स की। यही कमिटी रिकमेंड करेगी कि किस व्यक्ति को आप डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? फिर कहते हैं कि अगर डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट हो रहा था, ठीक है, और उस समय किसी भी रीजन से कोई भी मेंबर जो है उस कमिटी का एब्सेंट हो जाता है, तो ऐसे केस में हम उस पूरे के पूरे अपॉइंटमेंट को इनवैलिड नहीं मानेंगे, ठीक है। फिर कहते हैं कमिटी क्या करेगी? कमिटी एक पैनल ऑफ ऑफिसर्स को रिकमेंड करेगी। तो एक पैनल ऑफ ऑफिसर्स बनाया जाएगा सीनियोरिटी, इंटीग्रिटी और एक्सपीरियंस के बेसिस पे, और इन ऑफिसर्स को आप कहां से चूज करोगे? इंडियन पुलिस ऑफिसर के कैडर से आप उनको चूज करोगे अपॉइंटमेंट के लिए एज अ डायरेक्टर। तो जब भी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होगा, तो जो ये कमिटी बनी है 3 लोगों की, ये वो पैनल ऑफ ऑफिसर्स का रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी। सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको मन करे उसको डायरेक्टर बना सकता है इनके रिकमेंडेशन पे।
इनका टर्म्स एंड कंडीशन टेन्योर क्या होगा, तो 2 साल के लिए ये लोग होते हैं, ठीक है। लेकिन 2 साल के लिए आप इनिशियल तौर पे इनको अपॉइंट करते हो, फिर 1 साल करके आप 3 बार इनके टेन्योर को एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे एक्सटेंशन 5 साल के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो जब भी आप इनको एक्सटेंड करेंगे तो आप रीजन रिकॉर्ड करेंगे राइटिंग में कि क्यों आप इनको एक्सटेंड कर रहे हैं। टोटल जो पीरियड है वो 5 ईयर होना चाहिए इंक्लूडिंग द इनिशियल अपॉइंटमेंट। और डायरेक्टर को अगर आप किसी भी जगह पे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कमिटी का प्रीवियस कंसेंट लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप उनका ट्रांसफर नहीं कर सकते। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बोल रहे हैं कि देखो भैया, डायरेक्टर के नीचे एक आदमी और होगा जिसका नाम होगा डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। इसका काम है कि प्रोसिक्यूशन ऑफ केसेस को कंडक्ट कराना, ठीक है। ये सुपरविजन में काम करता है डायरेक्टर के। इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो इसका अपॉइंटमेंट करेगा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे। और डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर रहा है, लेकिन उस कमिटी के आधार पे जिसमें 3 लोग हैं, उसमें पहले पीएम आ जाते हैं, दूसरे आपके लीडर ऑफ अपोजिशन का कोई मेंबर होगा और तीसरा सीजीआई होंगे। तो ये 2 लोग मेंबर होंगे, पीएम चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का टेन्योर भी 2 साल बताया जा रहा है जिस दिन वो ऑफिस एज्यूम करते हैं। इनका अपॉइंटमेंट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। ये डायरेक्टर के सुपरविजन और कंट्रोल में काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड अबव एक्सटेंशन। तो कहते हैं देखो भाई, अभी तक तो हमने अपॉइंट कर लिया, अब कह रहे हैं कि देखो अगर आप किसी भी ऐसे ऑफिसर का अपॉइंटमेंट कर रहे हो जो ऑफिसर डीआईजी रैंक का या आईजी रैंक का हो, या वो जॉइंट डायरेक्टर हो, या वो स्पेशल डायरेक्टर हो, तो ऐसे केसेस में जब भी आप अपॉइंटमेंट करेंगे तो ये अपॉइंटमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही उनके पीरियड को एक्सटेंड करेगा, कर्टेल करेगा, टेन्योर स्पेसिफाई करेगा, लेकिन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमिटी। तो अब यहाँ पे हम दूसरी कमिटी की बात करें, इस कमिटी में 4 लोग हैं। यहाँ पे चेयरपर्सन के तौर पे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है, मेंबर्स के तौर पे विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं, फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का सेक्रेटरी होगा, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल का सेक्रेटरी होगा जो कि मेंबर के तौर पे काम करेंगे। तो ये 4 लोग होते हैं इसमें, ठीक है। चेयरपर्सन कौन बनेगा, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। मेंबर कौन बनेगा, विजिलेंस कमिश्नर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का जो सेक्रेटरी है वो मेंबर कहलाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल का जो सेक्रेटरी है वो भी मेंबर कहलाएगा। और ये लोग को मिला के एक कमेटी बनाई जाएगी। और इस कमेटी का काम क्या होगा, इस कमेटी का काम होगा रिकमेंडेशन करना कि कोई भी ऐसे व्यक्ति का अगर अपॉइंटमेंट हो रहा है एट द लेवल ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के लेवल पे अगर आप किसी को अपॉइंट कर रहे हैं या उसके अबव के अधिकारियों को अपॉइंट कर रहे हैं, तो वहां पे रिकमेंडेशन कौन देता है, ये कमेटी देती है। अब जब ये कमेटी रिकमेंडेशन देगी ना, तो कमेटी जब रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगी उससे पहले वो डायरेक्टर के साथ कंसल्टेशन करेगी। तो यहाँ लिखा हुआ है कि कंसल्ट द डायरेक्टर बिफोर सबमिटिंग द रिकमेंडेशन। फिर बोलते हैं जो रिसिप्ट है रिकमेंडेशन की वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो भी फिट लगता है उस पोजीशन के लिए उसको वो अपॉइंट कर सकते हैं। आई होप 4C क्लियर है। अब देखो सेक्शन नंबर 5 की बात शुरुआत से ही मैं कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ, क्योंकि पहले जो है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट का ज्यूरिसडिक्शन दिल्ली प्रोविंस और चीफ कमिश्नर प्रोविंस में ही था, लेकिन फिर इसको एक्सटेंड किया जा सकता है स्टेट से कंसेंट लेके। तो कहते देखो भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कह रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डर दे सकता है, ठीक है, कि आप अपने एरिया को एक्सटेंड कर सकते हैं। उस एरिया में रेलवे एरियाज भी आएंगे। क्यों, क्योंकि रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही फॉल करता है। आप अपने एरिया को एक्सटेंड कर सकते हो किसी भी स्टेट में, किस लिए कर सकते हो, फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस दैट इज क्लासिफाइड इन सेक्शन नंबर 3, ठीक है। तो कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, एक फॉर्मल ऑर्डर दे देगा कि जो सीबीआई के पावर को एक्सटेंड कर दो। किसी भी स्टेट में आप एक्सटेंड कर सकते हो, स्टेट के किसी भी एरिया में एक्सटेंड कर सकते हो, इंक्लूडिंग द रेलवेज में भी आप अपने पावर को एक्सटेंड कर सकते हो। काम सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का है, ऑफेंसेस एंड क्लासेस ऑफ ऑफेंसेस का। समझ में आ रही बात? आई होप मैं यहाँ तक सब कुछ आपको इजीली समझा पाई हूँ। सबसेक्शन 2 क्या बोलते हैं, सबसेक्शन 2 में बात आती है पावर्स के बारे में एंड ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। यहाँ पे तो इन्होंने पावर बढ़ाने की, मतलब एक्सटेंड करने की बात कर दी, अब पावर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो सेक्शन नंबर 2 याद है ना, बिल्कुल सिमिलर सेक्शन ये भी है। तो कह रहे हैं कि देखो जो मेंबर्स होंगे ना इस सेट पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के, ठीक है, उन मेंबर्स के बारे में बता रहे हैं कि मेंबर्स जो होंगे ये वो फंक्शंस को डिस्चार्ज करेंगे जैसा कि वहां पे लोकल पुलिस करता है। तो एक्सटेंडेड
कह रहे हैं कि देखो, पावर्स एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द सेड पुलिस एस्टैब्लिशमेंट आर एक्सटेंडेड टू एनी सच एरिया, अगर एक्सटेंड हो रहा है तो अ मेंबर सब्जेक्ट टू द ऑर्डर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी ऑर्डर दिया है तो मेंबर्स शैल क्या करेंगे, डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द पुलिस ऑफिसर इन दैट एरिया, उस एरिया में वो पुलिस ऑफिसर्स के फंक्शंस को डिस्चार्ज करेंगे, एंड शैल व्हाइल डिस्चार्जिंग द फंक्शंस बी डीम्ड टू बी मेंबर ऑफ द पुलिस फोर्स। तो अगर आपको बोला जा रहा है कि ये यूपी का स्टेट है, आप यहाँ पे जाइए क्या करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो जो डीएसपीई के मेंबर होंगे या सीबीआई के जो मेंबर होंगे वो लोग यहाँ पे किसके फंक्शंस को डिस्चार्ज कर सकते हैं, तो जो यहाँ पे लोकल पुलिस होगा ना, पुलिस ऑफिसर, उनके फंक्शंस को डिस्चार्ज करेंगे, और जब वो उस फंक्शन को डिस्चार्ज कर रहे होंगे तो वो पुलिस फोर्स का ही मेंबर कहलाएंगे। उनके पास वही सेम लाइबिलिटीज होंगी जो वहां के लोकल पुलिस के पास होती है। समझ में आ रही बात? सेक्शन नंबर 5 का सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर कोई भी मेंबर जो है उस एस्टैब्लिशमेंट का अबव द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर है, ठीक है, तो ऐसे केस में उसके पास वो पावर होंगे जो पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज के पास होंगे, और जब वो उस पावर को एक्सरसाइज कर रहा होगा तो वो उस पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज ही कहलाएगा। समझ में आ रही बात? सेक्शन नंबर 5 में इतनी सी बात थी। 2 से थोड़ा सिमिलर रहता है सेक्शन नंबर 2 से। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 6 में बात होती है कंसेंट की। कहते हैं जो भी तुमने सेक्शन नंबर 5 में किया ना वो तुम नहीं कर सकते हो अगर तुम्हारे पास स्टेट गवर्नमेंट का कंसेंट ना हो। देखो, यूटी और रेलवे एरिया छोड़ दो क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, लेकिन इसके अलावा अगर तुम कहीं पे भी जाके अपने पावर्स या जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करते हो तो वहां के स्टेट गवर्नमेंट का कंसेंट लेना मैंडेटरी है। 6A में भी बहुत रोचक बात की जा रही है। कह रहे हैं कि अगर ये जो एस्टैब्लिशमेंट है ये कोई भी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के, तो कहते हैं कि मान लेते हैं कुछ ऑफिसर्स हैं या कुछ एम्प्लॉयज हैं जिनके ऊपर चार्जेस लगे हैं, जिनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं कि भैया इन लोगों ने करप्शन कमिट किया है या वो ऑफेंस कमिट किया है जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में फॉल करता है। अगर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के ऊपर ये चार्ज लगता है और वो व्यक्ति जो है जॉइंट सेक्रेटरी लेवल या उसके अबव के लेवल का है और उसके ऊपर ये एलिगेशंस लगते हैं कि भैया इस व्यक्ति ने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत ऑफेंस है, तो ऐसे केस में क्या कहा जा रहा है? ऐसे केस में कहा जा रहा है कि आप तब तक इंक्वायरी नहीं करेंगे जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल आपको ना मिल जाए। फिर बोलते हैं कोई ऐसा ऑफिसर जिसका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, ठीक है, अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कॉर्पोरेशंस एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल एक्ट। अगर किसी सेंट्रल एक्ट को जो हम पढ़ रहे हैं उसके तहत किसी कॉर्पोरेशन को एस्टैब्लिश किया गया है और वहां पे किसी ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है, ठीक है, या गवर्नमेंट कंपनीज जो PSUs का नाम सुना होगा आपने, कोई सोसाइटी है गवर्नमेंट की या कोई भी लोकल अथॉरिटी जिसका ओनरशिप या कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में है, वहां पे अपॉइंटेड किसी भी ऑफिसर के द्वारा कोई भी ऐसा ऑफेंस किया गया जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत फॉल होता है, तो भैया ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में आप मतलब DSPE के मेंबर मतलब CBI के जो मेंबर्स हैं वो लोग इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी नहीं कंडक्ट कर सकते जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अप्रूवल ना दे दे। क्लियर है? अब इस सेक्शन को पढ़ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 6A में कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या ऑफिसर है जिसका अपॉइंटमेंट इन केसेस में हुआ जो हमने सेक्शन 6A के सबसेक्शन 1 की क्लॉज A B में किया है, कहते कोई बात नहीं, अगर ये वो ऑफिसर्स हैं जिनके बारे में हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, तो कहते हैं अगर इनको आप रंगे हाथ पकड़ते हो किसी भी करप्शन के केस में, किसी भी ब्राइबरी के केस में, तो ऐसे केस में आपको गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है, आप उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से अरेस्ट कर सकते हो। मतलब जो हमने 6A के सबसेक्शन 1 में पढ़ा उसका एक्सेप्शन दिया गया है सेक्शन नंबर 2 में, तो कहते हैं आप ऑन द स्पॉट ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं। सेक्शन 6A हो गया। 7 रिपील कर दिया गया था। कब रिपील किया गया ये देख लीजिएगा, रिपीलिंग एंड अमेंडिंग एक्ट 1950 में सेक्शन नंबर 2 शेड्यूल नंबर 1 के तहत। तो आई होप यहाँ पे आपको इतनी सारी जानकारियां क्लियर हैं। कुछ अमेंडमेंट्स भी हुए थे, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। उस अमेंडमेंट के माध्यम से बस इस एक्ट को थोड़ा सा अपडेट करने की कोशिश किया गया था। अगर मुझे कुछ अच्छे केस की लिस्ट मिलती है तो मैं इस वीडियो के बाद आपको उन केस लिस्ट के साथ भी अपडेट कर दूंगी ताकि एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सकें। तो आशा करती हूँ कि आज की जो ये क्लास है ये आपको पसंद आई होगी। पसंद तो जरूर आई होगी। आई हो तो प्लीज इसको अपने दोस्त मित्र परिवारजनों के साथ जरूर साझा करें। मेरे चैनल को एटलीस्ट 5 लोगों से जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हैव अ गुड डे। नमस्ते।